चैप्टर 274। चू की 3 फैमिलीज। किन का पतन चू के हाथों होगा। चू के राजा को मार दो। डैम किन के कमीनों, मौत आ भी जाए फिर भी मैं महान चू के साथ खड़ा रहूंगा। मेरे साथी मंत्रियों, चू के अधिकारी होके हम सरेंडर करने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। किन के उन सैनिकों को देखकर जो उन्हें शिकार की तरह घूर रहे थे, चू का एक दृढ़ मंत्री गरज कर बोला। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने अपनी कमर से तलवार खींच ली और सामने खड़े किन सैनिकों पर झपट पड़ा। जैसे ही उसने खुद को मिलिट्री मेरिट के रूप में पेश किया, सबसे आगे खड़े किन सैनिक ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपना लंबा भाला सीधा आगे ठोक दिया। भाला सीधा चू के मंत्री के सीने को चीर गया। अगले ही पल एक तेज बार के साथ उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बाकी किन सैनिक इस दृश्य को देखकर जलन से भर गए। एक बड़ा मिलिट्री मेरिट हासिल हो चुका था। उनके ऑर्डर्स बिल्कुल साफ थे। जो सरेंडर करेगा उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, जो विरोध करेगा उसे बिना किसी रहम के मारा जा सकता है। और कोई है जो मौत मांग रहा हो? ग्रैंड हॉल में घुसने वाले किन ऑफिसर ने ठंडी आवाज में पूछा, अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए। महान चू के लिए किन के कमीनों से आखिरी सांस तक लड़ो। एक आदमी के बलिदान से उत्साहित होकर कई दर्जन चू के साहसी मंत्री गरज उठे। तलवारें खींचकर वो सब किन सैनिकों पर टूट पड़े। हिम्मत तो है इनमें, मार दो इन्हें, किन ऑफिसर ने निर्दयी लहजे में हुक्म दिया। हाथ के एक इशारे के साथ किन सैनिक आगे बढ़े और चू के विरोधी मंत्रियों का कत्लेआम शुरू हो गया। चांदी की थारी में सजकर आई हुई मेरिट भला कौन मना करता। बड़े जनरल्स के लिए शायद ये लोग अपनी बहादुरी के कारण सम्मान के लायक होते, लेकिन आम सैनिकों के लिए ये बस अपनी जान खुद ही फेंक रहे थे। पल भर में जो राज दरबार कुछ ही देर पहले लोगों से भरा था, अब सिर्फ कुछ दर्जन जिंदा लोग ही बचे थे। और चू के असल पावर होल्डर्स, 3 महान नोबल फैमिलीज, वो भीड़ के पीछे छुप कर खड़े थे, सांस लेने तक की हिम्मत नहीं। और इसी तरह मशहूर कहावत, चू में भले ही सिर्फ 3 फैमिलीज हों, फिर भी किन का विनाश वही करेगा, सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई। अगर किन वंश को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल जाता तो ऐसी भविष्यवाणी कभी जन्म नहीं लेती। सब कुछ इसलिए बिखर गया क्योंकि किन के प्रथम सम्राट के बाद कोई ऐसा वारिस नहीं था जो लोहे के हाथ से दुनिया पर राज कर सके। उसी समय जाओ फेंग अपने एलीट गार्ड्स के साथ चू के राजमहल के ग्रैंड हॉल में प्रवेश किया। लॉर्ड को प्रणाम। हॉल में घुसे किन ऑफिसर और सैनिक तुरंत झुक गए, लेकिन उनकी नज़रें अभी भी बचे हुए चू के अधिकारियों पर टिकी हुई थीं। अगर जरा सी भी गलत हरकत हुई तो वहीं का वहीं मौत मिलनी तय थी। तुम ही थे जो सबसे पहले चू के राजमहल में घुसे थे। तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। अपना नाम बताओ। जाओ फेंग ने उस ऑफिसर की तरफ देखा जो सबसे आगे था। मेरे लॉर्ड को रिपोर्ट करता हूँ, मैं काओशवांग हूँ, ऑफिसर ने उत्साह से भरी आवाज में जवाब दिया। ठीक है काओशवांग, मैं तुम्हारा योगदान याद रखूंगा। इस युद्ध के बाद तुम्हें दुए के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और नोबेलिटी में 2 दर्जे ऊपर उठाया जाएगा, जाओ फेंग ने गंभीरता से घोषणा की। धन्यवाद मेरे लॉर्ड, काओशवांग की आवाज़ खुशी से कांप उठी। वुआन सेना का एक मामूली ऑफिसर होकर भी जाओ फेंग द्वारा खुद पहचान और पदोन्नति पाना ये एक महान सम्मान था जो उसे अपने साथी सैनिकों में बेजोड़ प्रतिष्ठा दिलाने वाला था। जो भी ऑफिसर सबसे पहले चू के राजमहल में घुसा है उसे 1 रैंक की पदोन्नति मिलेगी, जैसा मैंने वादा किया था। शत्रु को मारने की गिनती अलग से जुन सीमा द्वारा की जाएगी, जाओ फेंग ने हॉल में मौजूद किन सैनिकों से कहा। ये सुनते ही हर एक एलीट किन योद्धा जोश से भर गया। हम अपने लॉर्ड के साथ मृत्यु तक चलेंगे, सैनिकों ने एक सुर में गरज कर कहा। जाओ फेंग की नज़र धीरे से आगे बढ़ी। अब वो चू के राजा पर जा टिकी। ये चू का राजा सिर्फ 1 साल ही अपनी गद्दी पर बैठा था। ना तो उसने अपनी राजशक्ति मजबूत की थी, ना ही राजा होने के सुख का असली स्वाद चखा था, और अब उसका राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सच में बहुत ही दयनीय अंजाम। लेकिन चू हमेशा से ही अफरा तफरी की जमीन रहा था। बहुत ज्यादा शक्ति लोलुप मंत्रियों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था।
और किन के लू बुवेई की तरह उनमें से किसी के पास भी देश को मजबूत बनाने की दृष्टि या साहस नहीं था। उनकी शक्ति पर पकड़ देश की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि अपनी दौलत और प्रभाव के लिए थी। इसी वजह से चू उस हालत तक गिर गया जहां उसका राजा असल में राजा ही नहीं रहा। चू के राजा फूचू, तुम अपने राज्य के साथ मरना चाहोगे या सरेंडर करोगे? जाओफेंग की नज़र सीधी राजाई चू पर जा टिकी। सच कहूं तो जाओफेंग उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर इस राजा में थोड़ी सी भी रीढ़ होती और वो लड़ने का फैसला करता, तो जाओफेंग को एक और हाई लेवल ट्रेजर चेस्ट मिल जाता और फिर वो उसे खुशी खुशी उसकी मंजिल तक पहुंचा देता। आखिर अगर कोई आदमी इतनी पक्की जिद पर आ ही जाए कि उसे मरना ही हो, तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और रही बात चू के राजा को मारना चाहिए या नहीं, तो जाओ फेंग अपना फैसला पहले ही कर चुका था। इस युद्ध में उसने इतनी बड़ी विजय हासिल की थी कि यनटिंग से संदेश आ चुका था, जैसे ही चू पूरी तरह जीत लिया जाएगा, चिन का राजा एक इंपीरियल डिक्री जारी करेगा और जाओ फेंग को गोवे यानी राष्ट्रीय सेनापति नियुक्त किया जाएगा। गोवे के पद पर बैठकर उसे पूरी चिन सेना पर सर्वश्रेष्ठ सैनिक अधिकार मिल जाता। सच कहें तो जाओफेंग इस पद को चाहता था, खासकर उन अनमोल खजानों के लिए जो इसके साथ आते। लेकिन उसका असली लक्ष्य कुछ और ही था। वो बाई युए जातियों पर चढ़ाई करना चाहता था, दक्षिणी सीमा को सुरक्षित करना और फिर शांत मन से चिन के अनिवार्य पतन का इंतजार करना। चू के राजा का वध करना सिर्फ खून खराबा नहीं था, ये एक रणनैतिक कदम था। उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा, ताकि जब वो बाईयूए के जंगल में पोस्टिंग की मांग करे तो ये बिल्कुल स्वाभाविक लगे। वरना अगर एक गोवे को अचानक बाईयूए भेज दिया जाता तो ये हद से ज्यादा संदेहजनक होता और चिन का राजा कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए जिम्मेदारी राज दरबार पर ही आनी चाहिए थी। बेशक इस एग्जीक्यूशन का एक तरीका था। अगर चू का राजा सरेंडर करता तो जाओफेंग उसे नहीं मार सकता था, लेकिन अगर वो खुद ही मौत की भीख मांगता तो जाओफेंग उसे खुशी खुशी पूरी कर देता। जाओफेंग के शब्दों को सुनते ही जो चू के मंत्री बचे हुए थे, अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में सब चू के राजा की तरफ मुड़ गए। मेरे राजा, अब कोई उम्मीद नहीं बची, कृपया सरेंडर कर लीजिए, जाओ वन ने बेचैन होकर कहा। 3 महान नोबल फैमिलीज का नेता होते हुए भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सरेंडर का समर्थन किया। हाँ मेरे राजा, सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिंग और कू परिवार के मुखियों ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। तुम सब? चू के राजा ने तीनों नोबल फैमिलीज की तरफ उंगली उठाई, उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ चुका था। मेरे राजा, चू राज्य अब बचने के लायक नहीं रहा। समझदार वही होता है जो वक्त पर झुकना जानता हो। कृपया अपना फैसला बदलिए। तीनों परिवारों ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। फिर वो सीधे जाओफेंग के सामने झुक गए। लॉर्ड वान, हम तीनों परिवार सरेंडर करने को तैयार हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि महान चू के विद्वानों को एक मौका दिया जाए। अगर हम तीनों परिवार झुक जाएं तो महान चिन बिना किसी विरोध के चू के शहरों पर कब्जा कर सकता है। हम दिल से अपनी सरेंडर स्वीकार करने की भीख मांगते हैं। तीनों ने सच्चाई भरी नजरों से जाओफेंग को देखा, लेकिन उनकी बातों को सुनकर भी जाओफेंग की आंखों में सिर्फ ठंडी सी हंसी चमकी। भले ही चू में सिर्फ 3 परिवार बचे हों, चिन का विनाश वही करेगा। बकवास, हंसी के लायक बात। तुम लोग इस नारे का इस्तेमाल सिर्फ चिन के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए करते हो। तुम्हारी ये सो कॉल्ड 3 फैमिलीज असल में क्या है? बस वॉरिंग स्टेट्स की शक्तिशाली एरिस्टोक्रेटिक क्लैन्स। तुम जो कुछ भी करते हो अपने परिवार के फायदे के लिए करते हो। देश बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, बस तुम्हारे परिवार बचे रहने चाहिए। ऐसे एरिस्टोक्रेटिक क्लैन्स को मिटा देना ही चाहिए। जाओफेंग के मन में ठंडी हत्या भावना उभर आई। पकड़ लो इन्हें। हाथ के एक इशारे के साथ एलीट गार्ड्स आगे बढ़े और तीनों परिवारों के मुखियों को पकड़ लिया। लॉर्ड वुआन, हमारी हाथ में चू की ज्यादातर सेना और सरकार है। अगर हम सरेंडर कर दें तो चिन के लिए चू पर पूरा कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। हम सच में झुक रहे हैं, कृपया फिर से सोचिए।
जाओ फेंग को एक्शन लेते देखकर तीनों घबरा गए। महान चिन को तुम्हारे जैसे पैरासाइट की जरूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार सरेंडर का आदेश दिया था तब तुम कहाँ थे? अब जब मैं शहर को बल से जीत चुका हूं तो तुम्हारी सरेंडर का क्या मतलब है? सालों से तुम तीनों चू की सेना और सरकार पर कब्जा जमाए बैठे थे और बेशक तुमने अपार दौलत इकट्ठी की होगी। मैं आदेश देता हूं कू, जिंग और जाओ परिवार का समूल नाश किया जाए। उनकी सारी संपत्ति जब्त करके राजकोष में जमा की जाए। जो परिवार का सदस्य विरोध करे उसे तुरंत मार दिया जाए। जो सरेंडर करे उसे दास बना दिया जाए। जाओ फेंग के शब्दों में भयभीत करने वाली कठोरता थी। आज्ञा का पालन होगा। एलीट गार्ड्स ने तुरंत जवाब दिया और बिना रुके आगे बढ़ गए। जाओ फेंग, तुम्हें इसका पछतावा होगा। हमारी सरेंडर को चिन का राजा जरूर स्वीकार करता। आज जो तुमने किया है, जब राजा को पता चलेगा तो तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगा। तुम मौत के लायक हो। अपनी सरेंडर नाकाम होती देखकर तीनों परिवारों के मुखिया पागलपन में गालियां देने लगे। जाओ फेंग आगे बढ़ा। एक शब्द भी बोले बिना उसने अपनी तलवार खींच ली। एक वार, हर एक आदमी के लिए एक। पल भर के अंदर चू के सबसे शक्तिशाली 3 लोग जाओ फेंग के हाथों मारे जा चुके थे। चू के चांसलर जाओ वन को मारा, सभी एट्रीब्यूट्स में +1000। चू के सीनियर मिनिस्टर कू लिन को मारा, सभी एट्रीब्यूट्स में +1000। चू के सीनियर मिनिस्टर जिंग वू को मारा, सभी एट्रीब्यूट्स में +1000। सिस्टम के संदेश उसकी नजरों के सामने उभर आए। जाओ फेंग को बिना किसी हिचकिचाहट के चू के सबसे बड़े अधिकारियों को कत्ल करते देखकर बाकी बचे हुए मंत्री पूरी तरह से कांप उठे। अच्छा, बहुत सही मारा, बहुत सही मारा। चू इन 3 परिवारों के बोझ तले बहुत दिनों से दबा हुआ था। ये दृश्य देखकर चू का राजा अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ड्रैगन स्प्रिंग सॉर्ड से खून टपक रहा था। जाओ फेंग ने अपनी नजर उठाई और शांत निरपेक्ष दृष्टि से चू के राजा को देखा। एक सम्राट के रूप में अगर उसने अपने राज्य के साथ गिरने का फैसला किया होता तो जाओ फेंग कम से कम उसे सम्मान दे सकता था। जाओ फेंग की तेज नजरों के नीचे चू का राजा फूचू धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी कमर से तलवार खींच ली। मैं सिर्फ 1 साल ही राज कर पाया। मेरे मन में बड़े सपने थे, दरबार को शुद्ध करना और राजा की शक्ति को मजबूत बनाना, लेकिन स्वर्ग ने मुझे मौका ही नहीं दिया। स्वर्ग अंधा है। महान चू बहुत समय से विश्वासघाती मंत्रियों के हाथों पीड़ित रहा है। पहले हुआंग शिए, फिर ली युआन और अब ये 3 परिवार। ये सब चू को पैरासाइट की तरह खा गए। स्वर्ग ने मुझे त्याग दिया है, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। सरेंडर से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। किंग फूचू ने अपनी नजर जाओ फेंग पर टिकाई। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और सिंहासन से नीचे उतरने लगा। 1 कदम, फिर 1 कदम। उसके अंदर से अटल संकल्प उमड़ पड़ा, मौत का सामना करने का बिना किसी पछतावे के। ये देखकर दरबार के कई मंत्री अंदर से हिल गए। महाराज, उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने अपने राजा को देखा, लेकिन किंग फूचू ने उनकी दुखी नजरों को नजरअंदाज करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। चू के राजा शोंग फूचू। राजा ने अपनी तलवार कस के पकड़ी और सीधा जाओ फेंग की तरफ तान दी। महान किन का जाओ फेंग। जाओ फेंग ने भी अपनी तलवार उठाई और गंभीर स्वर में जवाब दिया। एक ऐसा राजा जो अपने राज्य के साथ मरने को तैयार हो, ऐसा इंसान सम्मान के लायक होता है। जाओ फेंग खुद उसे अंतिम यात्रा पर भेजने को तैयार था। मारो! एक भयानक गरज के साथ किंग फूचू ने तलवार कस के पकड़ी और जाओ फेंग पर झपटा, लेकिन उसके कदम भारी थे। उसके वार में ना कोई कला थी, ना कोई टेक्निक। जाओ फेंग की नज़र में उसका पूरा हमला ही खामी से भरा हुआ था। बिना एक पल भी रुके जाओ फेंग आगे बढ़ा। एक ही वार में ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड सीधा किंग फूचू के दिल को चीर गया। राजा का शरीर झटके से सख्त हो गया। उसने नीचे देखा, उस तलवार की तरफ जो उसके सीने को पार कर चुकी थी। फिर उसके होठों से एक कड़वी हंसी निकल पड़ी।
सच में बेकार था। फूचू, तुमसे पहले मैंने 3 जिन और यन राज्य को जीता। जितने भी राजाओं का सामना मैंने किया, उनमें तुम सबसे ज्यादा एक सच्चे सम्राट जैसे थे। तुम मेरे सम्मान के योग्य हो। कम से कम तुमने अपने राज्य के साथ मरने का फैसला किया, जाओ फेंग ने धीरे से कहा। महान किन के लॉर्ड वुआन से प्रशंसा मिलना, मैं संतुष्ट हूँ। काश लॉर्ड वुआन का जन्म महान चू में हुआ होता। काश मुझे आप जैसा सहयोग मिला होता। शायद वो विश्वासघाती मंत्री कब के मिटा दिए जा चुके होते। धन्यवाद उन्हें मारने के लिए। अब मुझे उन्हें मरते हुए देखने दो। किंग भूचू की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उस इंसान की तरफ देखते हुए जो उसे मार रहा था, उसकी आंखों में ना कोई नफरत थी, ना कोई गुस्सा, सिर्फ राहत थी। शायद उसके मन में चू के 3 शक्तिशाली परिवारों के लिए बहुत समय से गहरी घृणा भरी हुई थी। शायद उनके लिए उसकी नफरत लफ्ज़ों से परे थी। महान किन का एकीकरण अनिवार्य है, और चू के 3 रूलिंग फैमिलीज बहुत लंबे समय से सेना पर कब्जा जमाए हुए थे, जिससे लोगों के दिलों में सालों से नाराज़गी जमती चली गई थी। तुम इस समस्या को कभी सुलझा नहीं सकते थे, जाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा। फिर उसने अपनी तलवार खींच ली। चू के राजा का शरीर जमीन पर बेजान गिर पड़ा। चू के राजा फूचू को मारा, सभी एट्रीब्यूट्स में +500, इनाम में एक टियर 3 ट्रेजर चेस्ट। सिस्टम का संदेश एक बार फिर उभर आया। सैनिकों, चू के राजा को उचित संस्कार दो। चू के रॉयल मौजोलियम का पता लगाओ और उसे एक राजकुमार के विधि विधान से दफनाओ। जाओ फेंग ने शांत पर दृढ़ स्वर में आदेश दिया। आज्ञा का पालन होगा। ज़ैंग मिंग ने तुरंत आदेश मान लिया। इस चू के राजा की मौत के साथ जाओ फेंगन 2 राजाओं का वध कर चुका था। यन का राजा मरा था विदेशी जातियों से साजिश करने के लिए, चीन में अफरा तफरी फैलाने के लिए और निर्दोष लोगों का कत्ल करने के लिए। ऐसा गद्दार जाओ फेंग कभी बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन आज पहली बार उसने किसी गिरे हुए राजा को सच्चा सम्मान दिया। चूंकि राजा का अंतिम काम निपटाकर जाओ फेंग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर सिंहासन के करीब आया। उसकी नज़र सिंहासन पर फिरी, फिर नीचे दरबार में खड़े चू के अधिकारियों पर। तो बोलो, सरेंडर करोगे या नहीं? उसकी आवाज़ गिरते ही बचे हुए दर्जन भर मंत्री एक साथ घुटनों पर गिर गए। हम सरेंडर करते हैं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। ये देखकर जाओ फेंग की आंखों में सिर्फ निराशा उभर आई। आखिरकार वो उन लोगों को कभी पसंद नहीं करता था जो अपने ही देश को धोखा देकर झुक जाते हैं। लेकिन पिन साम्राज्य को अधिकारी चाहिए थे, क्योंकि राजधानी अभी अभी जीती गई थी और इस बदलाव के दौरान इन गद्दारों का इस्तेमाल ज़रूरी था। इसलिए उसे मजबूरन उनकी जान बख्शनी पड़ी। भविष्य में जैसे ही पिन सरकार अपने प्रशासक भेजेगी, ये चू के अधिकारी कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आखिर चाहे वो सरेंडर के बाद जितनी भी वफादारी दिखा लें, चू के मूल निवासी होने के नाते उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वो अपनी ही ज़मीन को शासित करें। इसलिए अगर ऐसा है तो जाओ फेंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, तो मेरी सेना की मदद करो और राजधानी को पूरी तरह सुरक्षित करो। अगर किसी भी तरह की गद्दारी दिखी तो मौत। समझ गए। दयालु होने के लिए धन्यवाद लॉर्ड बुआन। चू के अधिकारी घबराहट में बोले। तो सुई, जाओ फेंग ने पुकारा। आज्ञा दीजिए। तो सुई तुरंत आगे बढ़ा। इन्हें ले जाओ, आज्ञा का पालन होगा। तो सुई ने तुरंत काम शुरू कर दिया। एलीट सैनिकों का एक झुंड दरबार में आया और चू के अधिकारियों को ले गया। मेरा आदेश पहुंचाओ, पूरी राजधानी को सुरक्षित करो। जो चू के सैनिक सरेंडर करें उन्हें बख्श दिया जाए। जो भागने या विरोध करने की कोशिश करे तुरंत कत्ल कर दिया जाए। मेरे आदेश से कोई भी सैनिक आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही उनकी संपत्ति लूटेगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे सैनिक कानून के तहत तुरंत मौत दी जाएगी। और 3 नोबल परिवारों के नेताओं के सिर महल के दरवाजों के बाहर लटका दिए जाएं। उनके एस्टेट पर सैनिक भेजे और सारी दौलत जब्त कर लें।
उनकी अमीरी को पूरे चू शहर के सामने प्रदर्शित किया जाए ताकि लोग देखें कि ये सो कॉल्ड वफादार और धार्मिक परिवार असल में कितने अमीर थे। जाओ फेंग ने एक के बाद एक आदेश जारी किए। हम समझ गए, आदेश तुरंत पूरे किए जाएंगे, तो सुई ने दृढ़ स्वर में कहा और तेजी से दरबार से निकल गया। जाओ फेंग ने मुड़कर पीछे खड़े सिंहासन की तरफ देखा। राजशक्ति सच में दुर्लभ और अनमोल चीज है। एक दिन मैं जाओ फेंग इसे अवश्य हासिल करूंगा और सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरी दुनिया पर शासन करूंगा। सिंहासन को देखते हुए उसकी आंखों में गहरी महत्वाकांक्षा जाग उठी। अब जब उसने इस दुनिया का सच जान लिया था, स्पिरिचुअल रूट्स, एलिक्सर्स, इंसानी खून मांस खाने वाले और वो सो कॉल्ड इमॉर्टल्स जो इंसानों को पशुओं की तरह पालते थे, वो डरा नहीं बल्कि और भी दृढ़ हो गया। भविष्य जाओ फेंग की इच्छाएं सिर्फ चीन की जमीन तक सीमित नहीं थीं। वो चीन से आगे बढ़ेगा, सच्चे मानव लोक तक, और यहाँ तक कि इमॉर्टल रेल्म तक भी। यही उसके लक्ष्य थे। जब उसे इस दुनिया में पुनर्जन्म मिला और जब उसके पास एट्रीब्यूट्स अब्जॉर्ब करने की अनोखी शक्ति थी, तो वो सबसे शक्तिशाली बनेगा, अमर बनने के लिए, देवता बनने के लिए। इस दुनिया में ये सिर्फ कल्पना नहीं थी। अगर वो ऊपर नहीं उठता तो क्या वो उन सो कॉल्ड इमॉर्टल्स को इंसानों को पशु बनाकर पालते देख सकता था? कभी नहीं। इसलिए वो चीन के लोगों को एकजुट करेगा, मार्शल आर्ट्स को फैलाएगा और मानव प्रभुत्व का युग रचेगा। मास्टर, हमने चू का रॉयल ट्रेजरी ढूंढ लिया है। हमारे 1000 एलीट गार्ड्स उस जगह को सिक्योर कर रहे हैं। क्या आप स्वयं देखना चाहेंगे? उसी वक्त ज़ैंग मिंग तेज कदमों से आया और धीमी आवाज में बोला। जब भी जाओ फेंग कोई राज्य जीत लेता था, वो उसका रॉयल ट्रेजरी अपना लेता था। ये बात उसके सबसे करीबी अधिकारियों के बीच एक अनकहे नियम जैसी बन गई थी। जैसे ही दुश्मन का महल गिरता था, जाओ फेंग के एलीट गार्ड्स सबसे पहले ट्रेजरी को सिक्योर करते और अपने स्वामी का इंतजार करते। चलो, जाओ फेंग ने तुरंत अपने को संभाला और आगे बढ़ गया। ज़ैंग मिंग के साथ वो ट्रेजरी की तरफ चल पड़ा। चू का रॉयल ट्रेजरी। वहां शायद सोना चांदी ज्यादा नहीं बची होगी। 3 नोबल परिवार ज्यादातर दौलत पहले ही लूट चुके होंगे, लेकिन दुर्लभ खजाने और कीमती औषधि जड़ी बूटियां अभी भी बहुत होंगी, और वहीं, बिल्कुल वहीं जाओ फेंग को चाहिए था। चैप्टर 275। एक के बाद एक ट्रेजर चेस्ट खुल रहे थे। जबरदस्त फायदा। पूरा शहर लॉकडाउन में था। सड़कों पर हर जगह खून के दाग थे और लाशें बिखरी पड़ी थीं। एलीट किन योद्धा गली गली पेट्रोल कर रहे थे, चू के बचे खुचे दुश्मनों को साफ करते हुए। लाशों के लिए जैसे ही शहर पूरी तरह सिक्योर हो जाता, किन की लॉजिस्टिक्स यूनिट आकर सफाई करने वाली थी। चूंकि राजधानी में लाखों लोग रहते थे, एक देश की राजधानी होने के नाते यहाँ आबादी बहुत ज्यादा थी। जब किन सेना ने शहर पर कब्जा किया तो अनेक आम नागरिक अपने घरों में छुप गए, दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद करके। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनके दिल में एक ही डर था, किन सेना उनके साथ क्या करेगी। लेकिन जैसे ही जाओ फेंग ने आदेश जारी किया, किन के सैनिकों की पेट्रोल ढोल बजाते हुए शहर में घूमने लगी। उनके साथ लाउड आवाज में ऐलान होता रहा, लॉर्ड उआन के आदेश से शहर के नागरिकों घबराओ मत, चूंकि राजधानी गिर चुकी है, दरबारी सरेंडर कर चुके हैं और अब महान किन शहर को कंट्रोल करता है। आदेश जारी किया गया है, महान किन के योद्धा आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पूरे शहर में किन के सैनिक पेट्रोल करते हुए ये ऐलान दोहरा रहे थे। ये बातें सुनकर चू के योगों के मन में अलग अलग विचार उठने लगे। लगता है किन सेना वाकई शहर का कत्लेआम करने नहीं आई। उन्होंने तो हमारे घरों में जबरदस्ती घुसने की भी कोशिश नहीं की। दरबारी हमेशा कहते थे किन सेना भूखे भेड़ियों जैसी होती है, पर अब तो ऐसा नहीं लग रहा। किन सेना इतनी देर से शहर में है और एक भी आम आदमी को नुकसान नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है, अगर ये कत्लेआम करने वाली सेना होती तो हम सब मर चुके होते। पर हमारा राशन खत्म होने वाला है, शहर गिर चुका है, क्या हम बाहर जा सकते हैं? पता नहीं दुकान और अनाज के गोदाम खुले भी होंगे या नहीं। आह, ये जंग भी ना।
लोग अपने घरों के अंदर चुपचाप बातें कर रहे थे। किन के ऐलान का असर तो हुआ था, लेकिन डर पूरी तरह मिटा नहीं था। आखिर किन उनके लिए अभी भी एक विजेता सेना थी। सिर्फ कुछ ही बहादुर लोग बाहर निकलने की हिम्मत कर पा रहे थे। शहर को फिर से नॉर्मल होने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा। हिंट: चूंकि रॉयल पैलेस के अंदर चूं का ये ट्रेजरी सबसे गरीब निकला। ना सोना, ना चांदी, ना जेड, सिर्फ कुछ मेडिसिनल हर्ब्स और सो कॉल्ड स्पिरिट पिल्स। बिल्कुल उस राज्य जैसा जहां भ्रष्ट मंत्रियों का राज था। चूंकि रॉयल ट्रेजरी को लूटने के बाद जाओ फेंग का मूड थोड़ा खराब हो गया। उसे अंदाजा था कि चू का पैलेस अमीर नहीं होगा, पर इतना गरीब होगा ये उसने नहीं सोचा था। बाकी राज्यों के ट्रेजरी में कम से कम हथियार और कवच मिलते थे, लेकिन चू के पैलेस में सीक्रेट वॉल्ट तक खाली थे। एक भी तलवार या आर्मर नहीं मिला। शायद जो वॉल्ट सिर्फ राज परिवार के लिए होने चाहिए थे, वो पहले ही भ्रष्ट मंत्रियों के हाथ लग चुके थे। इसलिए हुआंग शिए और ली युआन जैसे लोग चूंकि पुराने राजाओं की जमा की हुई दौलत कब की खाली कर चुके थे। इस युग में जब एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी, एक अक्लमंद शासक का ना होना किसी भी देश के लिए विनाश था। रॉयल पैलेस के अंदर, मेरे लॉर्ड, सेना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सैनिक लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन ज्यादा असर नहीं हुआ। ज्यादातर नागरिक अभी भी घर से बाहर आने से डर रहे हैं। तू सुई ने रिपोर्ट दी। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, जाओ फेंग ने शांति से कहा। उनके लिए हम किन सेना सिर्फ विजेता हैं, हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं। अगर हम उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो वो बस कुर्बानी के मेमने होते, इसलिए उनका डर होना लाजमी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तू सुई ने पूछा। हम सेना हैं, जाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा। हमारा काम है डिसिप्लिन से व्यवस्था बनाए रखना। जब तक हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, समय के साथ उनका डर खुद मिट जाएगा। जब दरबार सिविल ऑफिशियल्स भेजेगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी के लिए हमारा फोकस युद्ध को आगे बढ़ाना है। आदेश दीजिए मेरे लॉर्ड। तू सुई तुरंत झुक गया। वो दोनों कहाँ हैं? जाओ फेंग ने पूछा। यही है मेरे लॉर्ड। जांग हान और ली यू जल्दी से दरबार में आ गए। क्या युद्ध का हिसाब लग गया? जी मेरे लॉर्ड। सिटी स्टॉर्म करने के बाद हमने 30,000 से ज्यादा दुश्मन मार दिए और 50,000 से ज्यादा को पकड़ लिया। हाँ, काफी चू सैनिक भाग भी गए। हमारी तरफ से 10,000 के करीब नुकसान हुआ, 5,000 मारे गए, बाकी घायल हुए। ज्यादातर घायल सीज के दौरान दुश्मन के तीरों से लगे। ली यू ने रिपोर्ट दी। रूटीन है, जाओ फेंग ने कहा। घायलों का पूरा इलाज करो। जो शहीद हुए हैं उनका रिकॉर्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजो और उनके परिवारों को पूरी मुआवजा मिले। समझ गए मेरे लॉर्ड। ली यू ने सर झुकाया। राजधानी गिर चुकी है, लेकिन चू का बहुत सा इलाका अभी बाकी है। जनरल श्यांग यान अभी भी जिंदा है। मेरा आदेश जारी करो। हमारी कैवलरी को चू के बाकी शहरों पर भेजो। उनके पास चू के राजा की रॉयल सील होगी और उनके नाम से फॉर्ज्ड डिक्रीज जारी किए जाएंगे। हर शहर में लोकल गवर्नर्स को सरेंडर का हुक्म दिया जाए। जो मना करे उसे तुरंत एग्जीक्यूट करो। जो सरेंडर करे और शहर सौंप दे उसे दया दी जाए और उन्हें स्लेव नहीं बनाया जाएगा। जाओ फेंग बोलते बोलते रॉयल सील उठाकर जांग हान की तरफ फेंक देता है। जांग हान ने उसे संभाल कर पकड़ा, जैसे वो टूट ना जाए। मेरे लॉर्ड, ये तो रॉयल सील है। उसकी आवाज कांप रही थी। बस एक जेड का टुकड़ा है, जाओ फेंग ने बेचैनी से कहा। इतना हंगामा मत मचाओ। अगर ये हेरिलूम सील ऑफ द रेल्म होती, जो किन शी हुआंग के बाद बना, जिसमें लिखा था स्वर्ग के आदेश से अनंत और समृद्ध, तो वो इसे संभाल कर रखता। लेकिन एक फ्यूडल राज्य के राजा की सील उसके लिए बेकार चीज थी। आपका नजरिया बहुत बड़ा है मेरे लॉर्ड। जांग हान हंस पड़ा। रॉयल डिक्री फॉर्ज करना सिखाना नहीं पड़ेगा, है ना? जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं संभाल लूंगा, तू सुई तुरंत बोला। वो चू के राजा की मेज के पास गया और खाली रॉयल डिक्रियों का गुच्छा उठा लिया। मेरे लॉर्ड, मैं कैवलरी को 5-5 हजार के ग्रुप में बांटकर चू के शहरों पर चढ़ाई करवाऊंगा, जांग हान ने कहा और डिक्रीज लेकर निकल गया। राजधानी की रक्षा के लिए 50,000 सैनिक छोड़ दो, जाओ फेंग ने कहा।
बाकी तुम दोनों अपनी अपनी सेना ले जाकर चू के बाकी शहर जीतो। जो सबसे ज्यादा शहर लेगा उसी को सबसे बड़ा युद्ध का लाभ मिलेगा। आज्ञा का पालन होगा। दोनों की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत निकल गए। कुईपू, तुम यहीं क्यों खड़े हो? जाओ फेंग ने पूछा। जल्दी से युद्ध रिपोर्ट लिखो और दरबार भेजो। मेरे लॉर्ड, कुईपू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैं सोच रहा था क्या लिखें कि चू के राजा को आपने खुद मारा। वो सच में उलझन में था। एक राजा को मारना ये कोई छोटी बात नहीं होती। चाहे जाओ फेंग कितना भी ताकतवर हो, कुछ अधिकारी जरूर उस पर इम्पीच करने का मौका ढूंढेंगे। सच लिखो, जाओ फेंग ने सीधा कहा। बस इतना लिखना, चू का राजा मृत्यु चाहता था और मैंने उसकी इच्छा पूरी की। मेरे लॉर्ड, दरबार में जरूर लोग होंगे जो आप पर आरोप लगाएंगे। कुईपू ने हिचकिचाते हुए कहा। चू का राजा मर चुका है। ये खबर आखिरकार सियानियांग तक पहुंच ही जाएगी। आई हैव ऑलवेज एक्टेड विद एन ओपन हार्ट। जो भी मैंने किया है मैं उससे डिनाई नहीं करता। अगर किसी को मुझे इम्पीच करना है तो शौक से करे। जाओ फेंग हल्की सी हंसी हंसा, बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। अब जो पावर उसके हाथ में थी उसके साथ वो रॉयल अथॉरिटी को इग्नोर कर सकता था। हाँ, किन के राजा का उस पे बड़ा एहसान था और छोटी सी सज़ा वो मान भी लेता। लेकिन अगर दरबार ने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे उसके पूरे क्लैन को ख़त्म करना या उसके आदमियों को मारना, तो जाओ फेंग चुप बैठने वाला नहीं था। वो कभी भी अंधा भक्त बनकर किसी राजा की सेवा करने वाला नहीं रहा। आई अंडरस्टैंड, कुआपी ने सिर हिलाकर कहा, पर वो तुरंत वहां से गया नहीं। अगर समझ गए हो तो अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ फेंग ने हल्की सी भौहें से कोड़ ली। उसी पल कुआपी आगे बढ़ा और अचानक जाओ फेंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये क्या कर रहे हो? जाओ फेंग ने हैरानी से पूछा। माय लॉर्ड, मैं जनरल जैंग हान और जनरल टू सुई जैसे बनना चाहता हूँ। आपकी इनर सर्कल का एक सच्चा हिस्सा। मुझे आपका पूरा भरोसा चाहिए। कुआपी घुटनों पर बैठा था, चेहरा बिल्कुल गंभीर। तुम्हारा मतलब क्या है? जाओ फेंग का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। मैं आपसे अपनी वफादारी की कसम खाता हूँ माय लॉर्ड। चाहे मैं सेंट्रल आर्मी का एक मामूली ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मौत तक चलने को तैयार हूँ। कुआपी ने दिल से कहा। जाओ फेंग ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। तुमने कुछ देखा है ना? हाँ, कुआपी ने बिना छुपाए माना। मैंने देखा है जनरल टू सुई और जैंग हान को एक ही वार में पत्थर चीर देते हुए। वो इंसानी ताकत नहीं हो सकती। मुझे पता है ये शक्ति आपसे आती है माय लॉर्ड। फिर तुम्हें पता है मेरे नीचे काम करने का मतलब क्या होता है? मेरी जिंदगी, कुआपी ने बिना सोचे जवाब दिया। एक बार मेरे साथ जुड़ गए तो वापस जाने का रास्ता नहीं होता। मैं लोगों के दिल देख सकता हूँ। अगर जरा सी भी बेवफाई हुई तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा, और अगर तुम्हारी कसम झूठी हुई तो वो भी मुझसे नहीं छुपेगी। जाओ फेंग की आंखें उसे घूर रही थीं। मैं कसम खाता हूँ मेरी वफादारी सच्ची है। अगर झूठ बोला तो मौत मेरी सज़ा हो। कुआपी ने जोर से कहा। फिर मैं तुम्हारी वफादारी कबूल करता हूँ। जाओ फेंग ने फैसला सुना दिया। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक नंबर उभरा। लॉयल्टी 88 पॉइंट्स। लगता है वुआन आर्मी में मेरा असर वाकई काफ़ी गहरा है। जाओ फेंग समझ गया था कि कुआपी की लॉयल्टी लगभग एब्सोल्यूट लेवल के करीब थी। सिर्फ कुआपी ही नहीं, वुआन आर्मी में ऐसे अनेक एलीट योद्धा थे जो जाओ फेंग के लिए खुशी खुशी जान दे सकते थे। नाम के लिए वो किन के राजा के वफादार थे, लेकिन अगर जाओ फेंग एक बार हुक्म दे देता तो बिना हिचकिचाए अपनी तलवारें उसके लिए उछा लेते। यही थी जाओ फेंग की खास करिश्मा। इस युद्ध के बाद जैंग हान और टू सुई को ढूंढना, वो तुम्हारी ट्रेनिंग करेंगे। धन्यवाद माय लॉर्ड, मैं मौत तक आपकी सेवा करूंगा। कुआपी ने गहरे झुककर सलाम किया, आवाज में उत्साह भरा हुआ था। डिसमिस्ड। यस माय लॉर्ड। कुआपी जोश के साथ हॉल से निकल गया। बाहर जाते ही, अरे कुआपी आज बड़े खुश लग रहे हो, कहीं पैसा मिल गया क्या? एक गार्ड ने मजाक किया। आज से मैं तुम लोगों में से एक हूं, खुश न हूं तो क्या हूं? कुआपी जोर से हंसा, गार्ड के कंधे पर थपकी दी और खुशी खुशी आगे बढ़ गया।
ये सुनकर आसपास के गार्ड्स ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उनके चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। उन सबको पता था अपना आदमी होने का मतलब क्या होता है। ज़ाओफेंग के पास 3000 लोगों की पर्सनल गार्ड थी, जिसमें हर एक को शामिल होने से पहले एब्सोल्यूट लॉयल्टी की कसम लेनी पड़ती थी। और अगर टू सुई और जैंग हान के एलीट ट्रूप्स को भी जोड़ लिया जाए तो ज़ाओफेंग की सीधी कमांड में 5000 योद्धा थे। हर एक कम से कम होटियन रेल्म के 7th लेवल पर था और कई तो सियांटियन रेल्म में भी कदम रख चुके थे। ऐसी सेना की शक्ति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हॉल के अंदर कुआपी की जाती हुई पीठ को देखकर ज़ाओफेंग मुस्कुराया। ये कुआपी काफ़ी समझदार है, मौका पकड़ना जानता है। इसे अपने लोगों में शामिल करना वाकई एक सही फैसला था। सेंट्रल आर्मी का जुंगजुन सीमा होने के नाते कुआपी में असली क्षमता थी। आने वाले उथल-पुथल भरे समय में वो ज़रूर काम आने वाला था। अब देखते हैं इन सब से मुझे क्या मिलता है। सारे तुरंत काम निपट चुके थे। ज़ाओफेंग ने मन शांत किया और ट्रेजर चेस्ट्स खोलने की तैयारी की। कू सिटी की पिछली लड़ाई के बाद उसके एट्रीब्यूट्स 7000 से ऊपर जा चुके थे और उसे 6 टियर 3 ट्रेजर चेस्ट्स मिले थे। और अब इस नई लड़ाई के बाद उसके एट्रीब्यूट्स 8000 का लेवल भी पार कर चुके थे। ऊपर से चू के राजा को मारने का रिवॉर्ड अलग, एक और टियर 3 ट्रेजर चेस्ट। कुल मिलाकर 8 टियर 3 ट्रेजर चेस्ट्स। ज़ाओफेंग के लिए ये पहली बार था। टियर 3 चेस्ट का मतलब होता था कम से कम 3rd टियर का खास खजाना। उम्मीद है इस बार कुछ धमाकेदार मिले, ज़ाओफेंग ने हाथ जोड़कर कहा। सारे चेस्ट्स खोलो, तुरंत। होस्ट के आदेश का पालन। सारे टियर 3 चेस्ट्स खोले जा रहे हैं। रिवॉर्ड्स: एक इंटरमीडिएट स्पिरिट वेन, हेवन टियर हाई ग्रेड मार्शल आर्ट, ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट, हेवन टियर लो ग्रेड वेपन, ट्रेजर कार्व्ड बो, इमॉर्टल टियर लो ग्रेड आइटम, स्पिरिट स्प्रिंग सॉस, एक इंटरमीडिएट स्पिरिट स्टोन माइन, इमॉर्टल टियर लो ग्रेड मार्शल आर्ट, माइंड स्वॉर्ड्स रिटर्निंग टू द ओरिजिन, हेवन टियर हाई ग्रेड मार्शल आर्ट, माउंटेन क्रशिंग स्लैश, ट्रांसमिशन यद तलिमान का ब्लूप्रिंट। नोटिफिकेशंस एक के बाद एक चमक उठीं। इंटरमीडिएट स्पिरिट वेन, इसे मैं अपनी स्मॉल वर्ल्ड में रख सकता हूँ। 2 हाई ग्रेड हेवन टियर मार्शल आर्ट्स और एक हेवन टियर बो। ऊपर से 2 इमॉर्टल टियर चीज़ें, स्पिरिट स्प्रिंग सॉस और माइंड स्वॉर्ड्स रिटर्निंग टू द ओरिजिन। नाम ही काफ़ी ज़बरदस्त है। ज़ाओफेंग का मन पूरी तरह से खुश हो चुका था। मेरे हुक्म के बिना कोई पास नहीं आएगा। कुछ भी हो ज़ैम मिंग को रिपोर्ट करना, समझा। गार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया। 2 गार्ड्स आगे बढ़े और हॉल के भारी दरवाजे बंद कर दिए। पूरा इलाका अब सख्त पहरे में था। सीखो माइंड स्वॉर्ड्स रिटर्निंग टू द ओरिजिन, सीखो ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट, सीखो माउंटेन क्रशिंग स्लैश। ज़ाओफेंग ने ऑर्डर्स दिए। तुरंत मार्शल आर्ट्स का गहरा ज्ञान उसके अंदर भरने लगा। उसके इर्द गिर्द एक गंभीर ऑरा फैल गया। माइंड स्वॉर्ड्स रिटर्निंग टू द ओरिजिन। अनगिनत तलवारों के राज उसके दिमाग में उतरने लगे। ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट, ड्रैगन और हाथी की शक्ति, ट्रू एनर्जी के साथ, हर मुक्का एक पशु जैसे बल से भरा हुआ। माउंटेन क्रशिंग स्लैश, एक ही वार में पहाड़ चीर देने वाली तलवार टेक्निक। ज़ाओफेंग की ताकत और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। चैप्टर 276। यिंगज़ैंग खुश हो गया। ज़ाओफेंग को तुरंत बुलावा। सियानयांग दरबार सभा हॉल। सियानयांग के शानदार दरबार हॉल के अंदर सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के राज्य काम रिपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त किन की सेना चू पर चढ़ाई में लगी हुई थी, लेकिन हान, ज़ाओ, वै और यान जैसे राज्यों के अनेक्स होने के बाद किन साम्राज्य पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। सेंट्रल प्लेन्स का अधिकांश हिस्सा अब किन के कब्जे में आ चुका था और साम्राज्य की आबादी लगभग 70 से 80 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इतनी बड़ी आबादी के साथ साम्राज्य के हर कोने से आने वाले राज्यकामों की संख्या का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। किन के राजा होने के नाते यिंगज़ैंग पर कामों का बोझ पहाड़ों जैसा था। कई बड़े फैसले उसके स्वयं के निर्णय पर निर्भर करते थे। सिर्फ वही मामले जो लिखित मेमोरियल्स में पूरी तरह समझाए नहीं जा सकते थे, उन्हें दरबार में चर्चा के लिए लाया जाता था।
बाकी सब काम यिंगज़ैंग खुद ज़ांगताई पैलेस में निपटाता था। एक शासक के रूप में यिंगज़ैंग बिल्कुल भी ढील नहीं देता था। सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद उसने हर राज्य काम को खुद पढ़ना और फैसला लेना अपना फर्ज बना लिया था। ये काम बेहद थका देने वाला था, लेकिन ये ज़रूरी भी था, क्योंकि यिंगज़ैंग ने अपने मन में एक ही लक्ष्य तय कर रखा था, इतिहास का पहला शासक बनना जो थिएनशिया यानी पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे ला सके। महाराज, मंत्री हान फे आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, लॉर्ड उवान की तरफ से संदेश आया है कि चूंकि 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, हमारी किन की सेना पहले ही काफ़ी शक्तिशाली है। अब हमें पीनल बटालियंस की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए इस मामले को महाराज के फैसले के लिए प्रस्तुत किया गया है। यिंगज़ैंग ने हान फेई को देखा और पूछा, प्राइम मिनिस्टर हान, इस बात पर तुम्हारी क्या राय है? हान फेई ने बिना झिझक जवाब दिया, महाराज, ये सरेंडर्ड सोल्जर्स सब मजबूत और काबिल पुरुष हैं, इन्हें बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। साथ ही हम लॉर्ड उवान द्वारा प्रस्तावित दया और शांत करने की नीति को लागू कर सकते हैं। इन सरेंडर्ड सैनिकों को किन के लिए 5 साल तक श्रम सेवा में लगाया जा सकता है। जो अच्छा प्रदर्शन करे उसे माफ़ी देकर घर लौटने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में हमारा किन साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका है, लेकिन सड़क व्यवस्था अभी भी कमज़ोर है। इस वजह से सेना की गति और राशन की सप्लाई में बार-बार रुकावट आती है। साथ ही जो राज्य हमने जीते हैं, उनकी सड़कों के मापदंड किन से अलग हैं। मैं सुझाव देता हूं कि नए क्षेत्रों की सभी सड़कों को किन के मापदंड के अनुरूप एक जैसा बनाया जाए और शू यानी आज के सिचुआन तक सड़कों का विस्तार भी जारी रखा जाए। अगर पूरे साम्राज्य की सड़कें जुड़ी हुई होंगी तो सेना की डिप्लॉयमेंट, अनाज की सप्लाई और आपदा राहत का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। हान फेई की बातों पर यिंगज़ैंग की आंखों में संतोष चमक उठा। उसने धीरे से सिर हिलाया। प्राइम मिनिस्टर हान बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। सरेंडर्ड सैनिकों का व्यवस्थापन तुम्हारे अधिकार में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग कमांडरी से सेना बुला सकते हो। मुझे महाराज का आदेश स्वीकार है। हान फेई ने झुककर प्रणाम किया। इसी समय दरबार के बाहर से तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। सभी मंत्री दरवाजे की तरफ देखने लगे। एक अत्यंत घटनाक्रम संदेशवाहक तेजी से हॉल के अंदर घुस आया। किन साम्राज्य में सिर्फ इमरजेंसी मैसेंजर्स को ही बिना बुलाए दरबार में प्रवेश की अनुमति थी। महाराज, चू में महाविजय। लॉर्ड उवान के सेंट्रल आर्मी कैंप से अत्यावश्यक युद्ध रिपोर्ट आई है। संदेशवाहक ने गहरा प्रणाम किया और अपनी पीठ पर बंधे बैम्बू ट्यूब को आगे बढ़ाया। यिंगज़ैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पूछा, क्या चू की राजधानी गिर चुकी है? उसके शब्द सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि ज़ाओ फेंग ने एक पूरे राज्य का अंत कर दिया था। क्या सच में चू की राजधानी गिर गई? अगर ऐसा है तो ये अभियान बेहद तेज रहा है। लॉर्ड उवान ने सिर्फ 5 महीने पहले ही हमला शुरू किया था। हमने तो अंदाज़ा लगाया था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे, लेकिन उसने 1 महीने पहले ही कर दिखाया। ऐसी सेना नेता की क्षमता सच में अप्रतिरोध्य है। कई मंत्री इस गति को देखकर हैरान रह गए। रिपोर्ट पहले ही एक बड़ी जीत की पुष्टि कर रही थी। अगर राजधानी का पतन नहीं तो फिर और क्या हो सकता था? यिंगज़ैंग जोर से हंसा और हाथ हिलाकर बोला, तुरंत प्रस्तुत करो और सबके सामने पढ़कर सुनाओ। हर बार जब उसे अपने पुत्र से जुड़ी युद्ध की खबर मिलती, यिंगज़ैंग अपनी खुशी छिपा ही नहीं पाता था। जब से पहली बार ज़ाओ फेंग का नाम उसके कानों तक पहुंचा था, वो हमेशा अच्छी खबरों के साथ ही आया था, कभी बुरी खबर के साथ नहीं। यिंगज़ैंग के आदेश पर ज़ाओ गाओ तुरंत आगे बढ़ा और दोनों हाथों से युद्ध रिपोर्ट ले ली। पूरे दरबार की नज़रों के सामने उसने बैम्बू ट्यूब खोली और उसके अंदर से पत्र निकाला। और फिर चैप्टर 276 यिंगज़ैंग खुश हुआ। ज़ाओ फेंग को तुरंत संदेश। शेनयांग कोर्ट असेंबली हॉल। शेनयांग के विशाल दरबार में आज फिर से राज्य के मामले पेश किए जा रहे थे।
अभी चू के खिलाफ युद्ध चल रहा था, लेकिन हान, जाओ, वे और येन जैसे राज्यों के विलय के बाद चीन साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा फैल चुका था। सेंट्रल प्लेन्स का ज्यादातर हिस्सा अब चीन के कब्जे में था। आबादी सीधे 70-80 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इतिहास से थोड़ा अलग, क्योंकि इस दुनिया में हुआक्शा के लोग 100 मिलियन से भी ज्यादा हैं। इतनी बड़ी आबादी का मतलब था हर कोने से आने वाले अनंत राजकाज के काम, और इन सब का बोझ बिना किसी शक के चीन के राजा यिंग ज़ेंग पर था। बड़े राज्य मामले जिन्हें लिखित रिपोर्ट से समझाना मुश्किल होता, सिर्फ वही दरबार में लाए जाते थे। बाकी सब यिंग ज़ेंग खुद ज़ांगताई पैलेस में निपटा देते। राजा होने के नाते यिंग ज़ेंग ने कभी भी लापरवाही नहीं की। जब से उन्होंने राज्य का पूरा अधिकार संभाला था, तब से हर मेमोरियल खुद पढ़ना और फैसला लेना उनकी आदत बन चुकी थी। थका देने वाला काम था, लेकिन ज़रूरी भी, क्योंकि उनका संकल्प एक ही था, इतिहास का पहला सम्राट बनना जो पूरे आसमान के नीचे सब कुछ एक करे। आपकी महिमा। हान फे आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, लॉर्ड वुआन ने संदेश भेजा है कि चू के 1 लाख से ज्यादा सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हमारी चीन सेना पहले से मजबूत है, अब पीनल बटालियंस की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इस विषय पर आपका निर्देश चाहिए। यिंग ज़ेंग ने हान फे को देखा और शांत स्वर में पूछा, प्राइम मिनिस्टर हान, आपकी इस पर क्या राय है? हान फे ने उत्तर दिया, महाराज, ये आत्मसमर्पित सैनिक सब बलवान और स्वस्थ पुरुष हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम लॉर्ड वुआन द्वारा प्रस्तावित कृपा और शांति करनी नीति को लागू कर सकते हैं। चूंकि ये आत्मसमर्पित सैनिक 5 साल तक चीन के लिए श्रम सेवा करे, जो अच्छा प्रदर्शन करे उसे माफ़ी देकर घर भेजा जा सकता है। अब हमारा साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका है, लेकिन सड़कें अभी भी पिछड़ी हुई हैं। सैनिक चाल, अनाज की सप्लाई, सब कुछ इन सड़कों की वजह से प्रभावित होता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सभी जीते गए राज्यों की सड़कों को चीन के मानदंड के अनुरूप बनाया जाए। साथ ही शू तक सड़कों का विस्तार जारी रखा जाए। अगर चीन की सड़कें पूरे साम्राज्य में जुड़ जाती हैं, तो सेना, रसद और आपदा राहत सब कुछ आसान हो जाएगा। यिंग ज़ेंग की आंखों में प्रसन्नता चमक उठी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, प्राइम मिनिस्टर हान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृति देता हूँ। आत्मसमर्पित सैनिकों का बंदोबस्त आपके अधिकार में रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न कमांडरीज की सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज, हान फे ने झुककर कहा। तभी दरबार के बाहर से तेज कदमों की आवाज गूंजी। सभी मंत्री दरवाजे की तरफ मुड़ गए। एक आपात संदेशवाहक तेज गति से अंदर आया। चीन साम्राज्य में सिर्फ ऐसे ही संदेशवाहकों को बिना बुलाए दरबार में आने का अधिकार था। महाराज, चू में महान विजय, लॉर्ड वुआन के सेंट्रल आर्मी कैंप से अति महत्वपूर्ण संदेश आया है। उसने पीठ से बांस का सील्ड ट्यूब निकालकर दोनों हाथों से आगे बढ़ाया। यिंग ज़ेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या चू की राजधानी गिर चुकी है? दरबार का हर व्यक्ति सांस रोककर संदेशवाहक को देख रहा था। अगर ये सच था, तो इसका मतलब था ज़ाओ फैंग ने एक पूरे राज्य का अंत कर दिया था। सिर्फ 5 महीने हुए हैं जब लॉर्ड वुआन ने युद्ध शुरू किया, कुछ मंत्रियों ने धीरे से कहा। हमने अंदाजा लगाया था कम से कम आधा साल लगेगा, पर उन्होंने फिर से 1 महीने पहले ही कमाल कर दिखाया। ये सेनापति सच में अजेय है। यिंग ज़ेंग हंस पड़े और हाथ हिलाकर बोले, तुरंत पेश करो और सबके सामने पढ़कर सुनाओ। ज़ाओ गाओ तुरंत आगे बढ़े, बांस के ट्यूब को दोनों हाथों से लिया और सील तोड़ी। सभी की नज़रें उन पर टिकी हुई थीं। ज़ाओ गाओ ने पर्चा खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। लॉर्ड वुआन के कैंप के सेंट्रल आर्मी कमांडर क्वाई पू का मेमोरियल। क्यू सिटी के युद्ध के बाद से लॉर्ड वुआन के नेतृत्व में हमारी सेना सिर्फ 15 दिनों में चू की राजधानी तक पहुंच गई। लॉर्ड वुआन ने स्वयं पूरे 1 दिन तक हमला लीड किया। चू की राजधानी टूट चुकी है। 10,000 शत्रु मारे गए और उतने ही बंदी बनाए गए। चू की राजधानी गिर चुकी है।
लॉर्ड वुआन अपनी सेना के साथ चू की राजमहल में प्रवेश कर गए और सभा भवन को घेर लिया। चू का राजा युवक होते हुए भी अपने राज्य के साथ खड़ा रहा। लॉर्ड वुआन ने स्वयं उसे आत्मसमर्पण के लिए मनाया, लेकिन राजा ने तलवार खींचकर विरोध किया। राजा की इच्छा अपने राज्य के साथ मरने की थी और उसका सम्मान रखते हुए और एक सम्राट की गरिमा बनाए रखने के लिए। लॉर्ड वुआन ने एक ही तलवार के वार से उसे युद्ध में मार दिया। चू के राजा को सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिया गया। इस प्रकार चू का राजा मर चुका है। लॉर्ड वुआन की सेना अभी भी आगे बढ़ रही है, चू के शहरों पर कब्जा कर रही है। जल्द ही पूरा चू चीन में विलय हो जाएगा। चू की 3 महान नोबल फैमिलीज कुई, जिंग और जाओ राजधानी के पतन के बाद आत्मसमर्पण करना चाहती थीं, पर उनके पहले के विरोध और सेना को रोकने के प्रयासों के चलते लॉर्ड वुआन ने उनकी पूरी नस्ल मिट्टी मिटा देने का आदेश दिया। उनकी संपत्ति राजकोष में जमा कर दी गई। चू की नोबल फैमिलीज पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। जाओ गाओ की आवाज दरबार में गूंज उठी। विजय का समाचार सुनकर मंत्री हैरान थे, पर अत्यधिक आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर जाओ फेंग और वुआन आर्मी की शक्ति सब जानते थे। लेकिन जैसे ही चू के राजा की हत्या का जिक्र आया तो कुछ चेहरे गंभीर हो गए। एक राजा को मारना, चाहे शत्रु राज्य का ही क्यों ना हो, ये छोटी बात नहीं थी। सिद्धांत था, अंतिम फैसला चीन के राजा को लेना चाहिए था। सब जानते थे जाओ फेंग ने इस पर विचार किया ही होगा, पर वांग वान के परिवार के विनाश के बाद दरबार में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, न चुन्यू युए न कोई और। तब यिंग ज़ैंग मुस्कुराए और बुलंद आवाज में बोले, वुआन जुन सच में हमारे चीन का स्तंभ है। चू की राजधानी इतनी जल्दी तोड़ देना, ये सिर्फ चीन का युद्ध देवता ही कर सकता है। चू का राजा युवक होने के बावजूद और अन्य राज्यों के शासकों से तुलना में वह सच में असाधारण था। अपने राज्य के साथ मरना, ये एक राजा का कर्तव्य है। राज्य गिर जाए और राजा अपमान में जिंदा रहे, ये शर्म की बात है। जब चू के राजा ने स्वयं मृत्यु चुनी तो वुआन जुन ने उसकी इच्छा पूरी करके एक सम्राट की गरिमा को बचाया। दरबार एक साथ गूंज उठा। महाराज बुद्धिमान है। अंदर ही अंदर कई मंत्रियों ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ मैं चुप रहा। जाओ फेंग बदला भूलता नहीं है। वांग वान का अंजाम सबके सामने है। यिंग ज़ैंग ने मन ही मन सोचा। चू की 3 नोबल फैमिलीज देश की चिंता कभी थी ही नहीं। उनका अंत होना चीन के लिए ही अच्छा है। वैसे भी मैं कभी उन्हें जीने नहीं देता। फेंग चूजी मुस्कुराते हुए बोला, चू की राजधानी गिर चुकी है। चू लगभग समाप्त हो चुका है। वी लियाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी एक आखिरी शक्ति बाकी है। श्यांग यान? यिंग ज़ैंग ने शांत स्वर में पूछा। जी हाँ, उसके पास अभी भी 1 लाख से ज्यादा सेना है। वो मी ची को नया चू राजा घोषित करेगा, एक कठपुतली, पर चीन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यिंग ज़ैंग उठ खड़े हुए। चीन का एकीकरण अनिवार्य है। मैं आदेश देता हूँ, वुआन और हानगू आर्मीज पूरी शक्ति से आगे बढ़ें। श्यांग यान का पूर्ण विनाश किया जाए। दरबार एक साथ बोला, महाराज बुद्धिमान है।